हेलो एवरीवन, आई एम बलराम जांगीर और इस क्लास में हम परसेंटेज का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक से कुछ एडवांस क्वेश्चंस बताए थे और 4 to 5 टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे और जो हमारा लास्ट पार्ट होगा वो फोर्थ पार्ट होगा और उसमें हम कंप्लीट परसेंटेज के जो एडवांस क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेंगे। ओके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है एसएससी एग्जाम से रिलेटेड तो आप अनअकैडमी पे ले सकते हैं। और अगर आपको अनअकैडमी पे कोर्सेज अगर लेना है अभी या आप सोच रहे हो तो अभी ही सही टाइम है जब आप खरीद सकते हो, क्योंकि कुछ टाइम के बाद अनअकैडमी पे सारे कोर्सेज के प्राइस हाइक होने वाले हैं। अब प्राइस हाइक होने के बाद वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो अगर आपको कोर्सेज लेना है तो अभी ही सही टाइम है, क्योंकि अभी आपको कम प्राइस पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पर। और जब भी आप कुछ खरीदिए अनअकैडमी पे तो ये एग्जाम क्लस्टर 10 कूपन कोड याद रखिएगा। एग्जाम क्लस्टर 10 कूपन कोड, इसे आप जब भी लगाइएगा इस कोड को तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, आप कुछ भी चीज इसमें परचेज करिएगा तो अगर कोई भी कोर्स लेना है अनअकैडमी पे तो अभी सही टाइम है, क्योंकि अभी खरीदिएगा तो आपको थोड़ा कम रेट में मिलेगा, बाद में ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। और ये कोड एग्जाम क्लस्टर 10 इसे मत भूलिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि अनअकैडमी पे आपको एसएससी एग्जाम्स के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी एग्जाम्स एसएससी करवाता है उस। और ये बात भी याद रखिएगा कि एसएससी एग्जाम्स में सारे एग्जाम्स को कवर किया जाता है, यहाँ पर सारे एग्जाम्स का आपको मिल जाएगा कोर्सेज, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा हो। अगर एसएससी एग्जाम लेता है वो तो उसका कोर्स आपको अनअकैडमी पे अवेलेबल मिलेगा। और अनअकैडमी से बेस्ट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा कोर्सेज, क्योंकि इतने सस्ते में जो क्वालिटी ये प्रोवाइड करते हैं वैसा क्वालिटी आपको बहुत ही रेयर मिलेगा या कहीं नहीं मिलेगा। सो अब देखिए आप ध्यान से, आपके सामने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, मतलब इसकी प्राइस 20% इंक्रीज हो रही है, 20% बढ़ रही है, तो कोई व्यक्ति 50 रुपए में 2 किलोग्राम कम चीनी करता है, खरीदता है। आपको पता है जब भी प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो हम एक निश्चित अमाउंट में, एक फिक्स्ड अमाउंट में जो चीजें हैं वो कम लेकर आ पाएंगे। जैसे ही 20% रेट इंक्रीज हुई, 50 रुपए में 2 किलोग्राम कम ला पा रहे हैं, तो मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट वे से करें तो इसका एक बेस्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन में प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य मतलब इनिशियल अगर वैल्यू आपको निकालनी है, इनिशियल प्राइस निकालनी है, तो उसके लिए आपको निकालना है वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि और इनटू रुपए प्रति किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पर जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो रही है, 20%, 100 प्लस 20 120, और रुपए कितने, 50 रुपए, और 50 रुपए में कितने किलो, 2 किलो आप ज्यादा खरीद के ला पा रहे हो। अगर आप यहाँ से सॉल्व करते हो तो यहां से हम बेसिकली क्या करेंगे, 20 से 1 टाइम और 20 से 6 टाइम हो जाएगा हमारे पास। तो अब देखिए ये 2 से 25 और 25/6 ये हमारे पास इनिशियल प्राइस आई, मतलब पहले जो चीनी है 25 रुपए प्रति किलोग्राम, 25/6 रुपीज पर केजी की आ रही थी। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है मूल्य वृद्धि के पूर्व कितने किलोग्राम चीनी खरीदी जा सकती है। इसने चीनी का मूल्य नहीं पूछा है, मूल्य वृद्धि से पहले 50 रुपए में हम कितनी किलो चीनी खरीद के ला रहे थे। अब देखिए हमारे पास रुपए तो 50 हैं, लेकिन जो वृद्धि से पहले भाव है मतलब रेट जो है 25/6 रुपीज पर केजी है, तो इसका डिवाइड करेंगे तो 25 दूनी 50 और 6 दूनी 12, मतलब हम टोटल 12 किलोग्राम खरीद के ला रहे थे। क्योंकि टोटल अमाउंट में 1 किलो की प्राइस का डिवाइड करेंगे तो उससे हमारे पास टोटल क्वांटिटी पता चलती है। ओके, सो इस क्वेश्चन को आप इस अकॉर्डिंग तो कर ही सकते हो। इसका एक और वे है, बट दिस वन इज द बेस्ट वे। आप ये फॉर्मूला लर्न कर लो। अगर यहाँ कमी होती तो 100 माइनस कमी आ जाता नीचे, और कुछ चेंजेस नहीं होता। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि वृद्धि के बाद चीनी का मूल्य क्या होगा, तो देखो इनिशियल में 25/6 रुपए प्रति किलोग्राम उसका प्राइस था, 20% बढ़ गया तो यह अपने आप में 100% है, और 20% बढ़ गया तो 120% हो जाएगा। और अगर कट करोगे तो 20 से 6 टाइम, 20 से 5 टाइम, 6 से 6 कट गया और 5 से 5 कट गया, तो अब जो चीनी है वो 5 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। और अगर आप ध्यान से देखिए
तो यहाँ पर 50 रुपए में 5 के भाव से अगर आप चीनी लाओगे तो अब चीनी कितने की आ रही है, 10 कितनी चीनी आ रही है, 10 किलो। मतलब पहले चीनी 12 किलो थी, अब चीनी 10 किलो हो गई, मतलब 2 किलो कम चीनी हमें मिल रही है। ओके, सो अगर आपसे पूछता कि वृद्धि से पहले चीनी का भाव कितना है, 25/6 रुपए प्रति किलोग्राम, जिसको आप 4 होल 1/6 रुपीज पर केजी लिख सकते हो। और वृद्धि के बाद जो चीनी का भाव है वह 5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूटर की वर्तमान कीमत, मतलब उसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, और प्रेजेंट वैल्यू आपको 7,290 रुपए आपको दी हुई है। यदि उसका प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है, मतलब एक तरह से डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है, 10% हर साल कमी होती है उसकी रेट में। 3 साल पहले उसका मूल्य क्या था? अगर मैं 3 साल, देखो 10% कमी होती है, 10% कमी, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, प्रारंभिक मूल्य इंटू 100 माइनस कितना कम हो रहा है, रेट, अपॉन 100। और अगर यहाँ पर टाइम जो है, मतलब एवरी ईयर सेम रेट है कम होने की, तो यहाँ पावर हम क्या लगा देंगे, टाइम, और इज इक्वल टू में लिख देंगे हम वर्तमान मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य यहाँ पर हमारे पास 7,290, नहीं प्रारंभिक मूल्य नहीं, ये तो वर्तमान मूल्य है। तो प्रारंभिक मूल्य आपके पास x हो जाएगा, 10% की कमी हो रही, 100 माइनस 10 90, और 90/100, और 3 साल आपको टाइम दिया हुआ है, और वर्तमान मूल्य 7,290 हो जाएगा। 0 से 0, और यहाँ से 9 का क्यूब जो है 729 हो जाएगा, और 10 का क्यूब आपके पास कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और आप क्या करिए, आप इसको इससे डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 10 बार कट रहा है, 1000 इंटू 10, तो बताओ इनिशियल इसकी वैल्यू कितनी है, 10,000। अब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, 10% कमी हो रही है, 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 रुपए अगर प्रारंभिक मूल्य है तो 10 और 1, 10 में से 1 है 9, ये अंतिम मूल्य होगा। कमी हो रही है इसलिए माइनस करेंगे, और वृद्धि होगी तो हम प्लस करेंगे। तो ये आपके पास कौन सा मूल्य हो जाएगा, ये आपके पास प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा, और ये आपके पास अंतिम मूल्य हो जाएगा। लेकिन ये तो 1 साल की बात हुई, हमें बात करनी है 3 साल की, तो क्यूब कर लेंगे। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000, और 9 का क्यूब 729, तो अंतिम मूल्य आपके पास 729 दिया हुआ है, और ये अंतिम मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य, और ये 7,290 के इक्वल होगा। तो 729 यूनिट जो है 7290 के इक्वल। तो 1 यूनिट जो है 7290 अपॉन 729, तो 1 यूनिट यहाँ पर आपके पास 10 के इक्वल हो जाएगा। हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी है, तो इनिशियल वैल्यू आपके पास 1000 यूनिट है। अगर 1 यूनिट 10 के बराबर है तो 1000 यूनिट किसके बराबर होगी, 1000 इंटू 10, और 1000 इंटू 10 किसके इक्वल हो जाएगा, 10,000 के। मतलब इनिशियल वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में से 300 में से 32% अंक अर्जित किए हैं, उसके 300 में से 32% मार्क्स आ रहे हैं। वह भाषा, ये साइंस की बात हुई, और वह भाषा मतलब लैंग्वेज, भाषा के 200 अंकों वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे, मतलब इसके 200 में से उसके कितने % अंक आए कि कुल मिलाकर टोटल उसके 46% मार्क्स हो जाएं। टोटल उसके कितने % मार्क्स हो जाएं, 46% मार्क्स हो जाएं। तो आप ध्यान से देखिएगा, 300 का 32% अभी उसके आ चुके हैं, और 300 का अगर 32% निकालोगे तो वो 96 हो जाएगा। मतलब 300 में से 96 तो उसके आ चुके हैं। टोटल उसको 46% लाना है। टोटल मतलब 300 प्लस 200 500, 500 का 46% लाना है। 46% परसेंटेज का नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0, 46 इंटू 5 230 मार्क्स उसको लाने हैं ओवरऑल। देखो टोटल 230 मार्क्स उसको लाने हैं, 96 मार्क्स उसके आ चुके हैं। 230 में से 96 मार्क्स उसके आ गए हैं, तो रिमेनिंग कितने बचे, 10 माइनस 6 4, 12 माइनस 3 12 माइनस 9 3, 134 मार्क्स और लाने हैं। तो बताइए ये 134 मार्क्स कितने में चला आएगा, वो 200 में से, क्योंकि 300 में से तो 96 आ चुके हैं उसके। अब वो 200 में से कितने लाएगा, 134, तो कितने %,
और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 20 कट, और यहां से अगर आप कट करो 2 से 6 टाइम, रिमाइंडर 1, 2 से 7 टाइम। बताओ उसको लैंग्वेज में कितने परसेंट मार्क्स लाने हैं? 67% मार्क्स लाना उसको कंपलसरी है। ओके, आई थिंक आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इन क्वेश्चंस को देखिए। किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों में फेल हुए। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा जो है ना वो वेन डायग्राम से होते हैं, वेन आरेख। आपसे पूछा गया है उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो आप देखिए हिंदी में आपको कितने फेल दे रखे हैं, हिंदी में कितने फेल हुए? हिंदी में 35% फेल हो रहे हैं। और इंग्लिश में आपको देखो बताओ कितना दिया हुआ है, इंग्लिश में 45% फेल हो रहे हैं, हिंदी में 35% फेल हो रहे हैं, इंग्लिश में 45% फेल हो रहे हैं। बोथ मतलब दोनों में कितने फेल हो रहे हैं? दोनों में 20% फेल हो रहे हैं। तो देखिए ये भी आपको फेल दिया हुआ है, ये भी आपको फेल दिया हुआ है, ये भी आपको फेल दिया हुआ है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर ये एक सर्कल बनाया मैंने हिंदी का, ये सर्कल बनाया इंग्लिश का, ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, और ये जो है ना ये इंटरसेक्शन पार्ट है, मतलब जो दोनों को रिप्रेजेंट करता है, बोथ में आता है। अब आप देखिए दोनों में कितने फेल हो रहे हैं? 20%। ये 20% हिंदी में भी काउंट होंगे, इंग्लिश में भी काउंट होंगे। हिंदी में टोटल फेल कितने हैं? हिंदी में टोटल फेल 35%। इस 35% में से 20% तो ये आ चुके हैं आपके पास, और 35% में से 20% यहाँ आ गए, तो ओनली हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं? 15%, क्योंकि हिंदी में टोटल फेल 35% है। 35% में से 20% आपके पास यहाँ आ गए, तो बचे 15%। अगर एग्जाम में आता है कि ओनली हिंदी में कितने फेल हुए, देन आंसर आपका 15% होता। इंग्लिश में टोटल 45% फेल हो रहा है, 45 में से 20% यहाँ आ गए, तो 25% बचे। तो अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओनली हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं, मतलब केवल हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं, तो वो 15% होते हैं। अगर आपके पास आता कि ओनली इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, तो ओनली इंग्लिश में फेल 25%, और बोथ मतलब दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, दोनों में फेल जो है वो 20% होता। ओके, अब देखिए आपके पास टोटल फेल कितने हैं? टोटल फेल का मतलब समझ रहे हो, या तो हिंदी में फेल, या इंग्लिश में फेल, या दोनों में फेल। ये टोटल कितने हैं? 15% ओनली हिंदी में, 20% बोथ में, 25% ओनली इंग्लिश में। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो 25 और 15 40 प्लस 20 60%। ये 60% वो बच्चे हैं जो या तो एक सब्जेक्ट में फेल है या दो सब्जेक्ट में फेल है। अब इसने क्या बोला कि दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने हैं, तो आपको पता है टोटल 100% होते हैं। 100% में से आप ये 60% माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये 60% या तो एक सब्जेक्ट में फेल है या दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो अगर 100 में से अगर आप 60% माइनस करोगे तो रिमेनिंग आपके पास बचेंगे 40%। तो ये 40% कौन होंगे? या जो है दोनों में पास होने वाले हैं। तो 60% फेल है, या तो हिंदी में फेल है, या इंग्लिश में फेल है, दोनों में फेल है। तो 100 में से अगर आप 60 माइनस करोगे तो रिमेनिंग आपके पास कितना बचा? 40%। और ये 40% कौन है? जो दोनों में पास है। गॉट इट? समझ में आया यहां तक आपको? यस और नो? आई थिंक आपको यहां तक अच्छे से क्लियर होगा, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज क्वेश्चन देखो बेसिक्स हैं और आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। बस आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को करिएगा। ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 है, मतलब ए और बी इन दोनों की जो टोटल इनकम आपको दी हुई है, टोटल इनकम, और वो टोटल इनकम जो है वो 40,000 है। टोटल इनकम 40,000 है। ओके, ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, मतलब ए जितना कमाता है उसका 85% खर्च करता है, और बी जो कमाता है उसका 95% खर्च करता है। ये क्या बोल रहा है? यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना है? अब देखिए ए अगर अपने वेतन का 85% खर्च करता है
तो आपको पता है कि किसी भी पर्सन का चाहे वो कितने रुपए भी कमाए, वो वेतन अपने आप में 100% होता है। 100% में से 85% खर्च करता तो बचा कितना? 15%। मतलब ए की बचत उसकी इनकम की 15% है। बी अपनी इनकम का 95% खर्च करता है, तो बताओ 5% बचाएगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए जितना बचा रहा है और बी जितना बचा रहा है वो आपस में क्या है? बराबर है। मतलब ए ने जो कमाया है उसका 15% वो बचा रहा है और बी ने जो कमाया है उसका वो 5% बचा रहा है, और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से 3 बार, 5 से 1 बार। तो यहाँ से ए की आय मैंने ए मानी, बी की आय मैंने बी मानी, तो यहाँ से हम ए और बी का रेशियो निकालेंगे। ये इधर डिवाइड हो जाएगा और ये इधर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से ए और बी का जो रेशियो है वो रेशियो 1:3 हो जाएगा। मतलब ए और बी की इनकम का रेशियो, मतलब ए और बी की जो इनकम है उसका जो रेशियो है वह 1:3 हो जाएगा। गॉट इट? आई होप यहां तक आपको समझ में आएगा। अब देखिए ए और बी टोटल कितना कमा रहे हैं? 40,000। तो ये टोटल इनकम है 40,000 और यहाँ हमें इनकम का अनुपात भी पता है। हम इस 40,000 को 1:3 में डिवाइड करेंगे। कैसे? 1 और 3 4, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 40,000। ओके, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा? 10,000 के। हाँ या ना? तो 1 यूनिट अगर 10,000 है तो 1 यूनिट 10,000 हो गया और 3 यूनिट 30,000 हो गया। तो ए जो है एक तरह से 10,000 कमा रहा है और बी जो है एक तरह से 30,000 कमा रहा है। तो ए का वेतन कितना है? ए का वेतन 10,000 है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहां तक अगर कोई डाउट अगर आपको लग रहा है तो एक बार आप मुझे बता दीजिए। अगर तुम्हें यहां तक कोई भी डाउट लग रहा हो कि सर हमें डाउट है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आई थिंक यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस और नो बताइए एक बार। देखिए सो बेसिक क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है। उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया, शेष का 5% परिवहन पर। उसके बाद उसने 120 रुपए दान कर दिए और तदनुसार उसके पास 1400 रुपए शेष बचे। तो बताओ उसके द्वारा परिवहन पर किया खर्च कितना था? तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो उस व्यक्ति की टोटल इनकम आप 100 यूनिट मान लो, 100 यूनिट का 20% उसने कहाँ खर्च किया? वस्तु खरीदने में। 100 का 20%, अगर आप 100 यूनिट का 20% निकालोगे तो 20 यूनिट, और 20 यूनिट उसने वस्तु खरीदने में खर्च कर दिए। उसने कोई वस्तु खरीदी होगी, तो यहां पे हम लिखते हैं वस्तु खरीदने में। तो 100 यूनिट में से 20 यूनिट खर्च कर दिए तो बचे कितने? 80 यूनिट। और ये 80 यूनिट बचे हुए, क्योंकि इसने लिखा हुआ रिमेनिंग का 5%, इस 80 यूनिट का 5%। अगर आप 80 यूनिट का 5% निकालोगे तो 20 से 4 बार और 20 से यहाँ पर 5 बार, 5 से 5 कर गया, तो 80 यूनिट का 5% 4 यूनिट, और 4 यूनिट उसने परिवहन पर खर्च कर दिए। तो 80 में से 4 यूनिट अगर आपके पास गए तो बचे कितने आपके पास? 76 यूनिट। और इन 76 यूनिट में से उसने 120 रुपए दान कर दिए, तो 76 यूनिट में से 120 माइनस कर दो एक तरह से, तो आपके पास बचे कितने? 76 यूनिट में से 120 दान कर दो। अब आपके पास कितने बचे? 1400 रुपए। तो ये 1400 के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। तो ये माइनस का 120 इधर के प्लस का 120, तो 76 यूनिट इज इक्वल टू 1520 हो जाएगा। तो एक यूनिट बराबर किसके होगा? 1520 में आप किसका डिवाइड करोगे? 76 का। बताओ ये कितनी बार डिवाइड होगा? 2 बार। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा? 1 यूनिट आपके पास 20 के इक्वल हो जाएगा। तो उसके द्वारा परिवहन पर किया खर्च कितना है? परिवहन देखो, 1 यूनिट 20 के बराबर है। अगर वो पूछता कि उसकी टोटल इनकम कितनी है, अगर हमसे पूछता कि टोटल इनकम कितनी है, तो हम करते 1 यूनिट 20 के बराबर है, तो 100 यूनिट 20 इंटू 100, और 20 इंटू 100 किसके बराबर हो जाएगा? 2000 के। ओके, लेकिन उसने पूछा कि उसने परिवहन पर, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च किया। देखो ट्रांसपोर्टेशन पे उसने कितना खर्च किया? 4 यूनिट। 1 यूनिट 20 के बराबर है, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा? 20 इंटू 4,
और वो 80 रुपीज, मतलब उसने परिवहन पर टोटल कितने रुपए खर्च किए? 80 रुपए खर्च किए। अब देखो यह है एक चुनाव पर आधारित क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अच्छे से आप देखना, समझ में ना आए तो आप एक बार पूछ लेना अगेन अगेन वीडियो को आप मतलब बैक जाकर वापस आप देखना तो अच्छे समझ में आ जाएगा। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, तो यहां भी आप ये कह सकते हो कि टोटल वोट आप 100 यूनिट मान सकते हो। क्वेश्चन आप ढंग से करते जाओ। टोटल वोट 100 यूनिट है, 10% ने 10% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। 10%, 10%, 100 यूनिट का 10% मतलब 10 यूनिट ने मत नहीं डाले, इन्होंने वोट नहीं दिया। ओके, तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? रिमेनिंग आपके पास 90 यूनिट हो जाएंगे। ओके, और 60 मतदाताओं ने अपने मतों को खाली छोड़ दिया, मतलब वोट देने तो गए लेकिन अपने जो वोट है उनको जो है खाली छोड़ दिया। तो इन 90 यूनिट में से 60 तो ये 90 यूनिट में से 60 ने खाली छोड़ दिया, तो 90 यूनिट में से 60 ने खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ दिया मतलब वोट नहीं किया, या आपने एक वोट देने गए या उनसे मिस्टेक हो गई, खाली छोड़ दिया। तो आपके पास रिमेनिंग कितने बचे? 90 यूनिट माइनस 60, ये रिमेनिंग है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, केवल 2 उम्मीदवार थे, टोटल 2 कैंडिडेट हैं। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला। विजेता को, विजेता उम्मीदवार जो है ना उसको टोटल जो वोट है उसका 47% मिला 100 यूनिट का। अब देखो वैसे तो है ना यही वोट इन दोनों में डिवाइड होंगे, दो जनों में जो डिवाइड होंगे ना, डिवाइड होने वाले वोट दो जनों को जो मिलेंगे, एक ये जीतने वाला, एक हारने वाला। जीतने वाला और एक कौन हो जाएगा? हारने वाला, विनर और लूजर। अब जीतने वाले को 47% किसका वोट किसका मिला? मतदाता सूची, मतलब जो वोट की जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट, उसका 47%, मतलब इस 100 यूनिट का 47%, और वो 47 यूनिट हुआ। वैसे तो इन दोनों में से डिवाइड होंगे, तो इन दोनों ये जो वोट है ये 47 वोट टोटल का कहलाएगा, लेकिन ये 47 वोट इन 90 यूनिट माइनस 60 में से अगर आप 47 माइनस करोगे ना तो ये रिमेनिंग इसके आएंगे, हारने वाले की, क्योंकि 47 यूनिट 47 यूनिट जो है जीतने वाले को मिल रहे हैं, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? टोटल जो वोट डिवाइड होंगे दो जनों में ये डिवाइड होंगे, तो हारने वाले को बताओ कितने मिलेंगे? 90 यूनिट माइनस 60, उसमें से 47 यूनिट माइनस कर लो, 90 यूनिट माइनस 47 यूनिट, 43 यूनिट माइनस का 60। तो एक तरह से जीतने वाले को 47 यूनिट मिले और हारने वाले को 43 यूनिट माइनस 60 मिले। ये है विनर को और ये मिल रहे हैं लूजर को। ओके, जीतने वाले को और हारने वाले को। तो यहां देखिए उसने मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 308 वोटों से हरा दिया, या उसको 308 अधिक वोट मिले। तो मतलब इस विनर को इस लूजर से 308 वोट ज्यादा मिले, मतलब इन दोनों वोट का डिफरेंस 47 यूनिट और 43 यूनिट माइनस 60, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 308 वोट हो गया। तो यहां से अगर सॉल्व करो 47 माइनस 43 माइनस माइनस प्लस, और यहां से अगर आप देखिए तो 47 यूनिट माइनस 43 यूनिट 4 यूनिट, ये है कि माइनस, तो 248, और 4 का डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा? 4 6 24, 4 2 8, 1 यूनिट 62 के इक्वल। तो सूची में मतदाताओं की टोटल संख्या कितनी थी? टोटल वोट कितने थे? 100 यूनिट। अगर 1 यूनिट 62 के इक्वल है तो 100 यूनिट किसके इक्वल होगा? 62 इंटू 100, और 62 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 6200 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, यस और नो? यहां तक क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ है, सीएचएसएल में भी आया हुआ है, सीजीएल में भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो। ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है। ताजा जो फल है, ताजा फल, उसमें पानी की मात्रा 68% है। इसमें पानी की मात्रा जो है, ताजा फल जो है उसमें 68% पानी है, तो बाकी 32% क्या होगा? जो खाने वाला पार्ट है एक तरह से,
इसमें पानी का परसेंटेज 68% है, तो रिमेनिंग 32%। और सूखे जो फल हैं, सूखे फल, उसमें 20% पानी है, 20% पानी है। तो 80% क्या है सूखे फल में, 20%, तो 80% जो है एडिबल पार्ट, मतलब उसमें आपको पता है सूखे फल में पानी का परसेंट कम हो जाता है। 100 किलो ताजा फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? अब आपके पास देखिए ताजा फल कितना, आपके पास ताजा फल आपके पास 100 किलो है। अब 100 किलो में से ध्यान से देखिए, 100 किलो में से 68% पानी है, तो 100 किलो में 68% मतलब 68 किलो तो पानी पानी हो गया। तो बाकी रिमेनिंग 32 किलो क्या है, खाने वाला पार्ट है ना, जो सॉलिड पार्ट है वो कह सकते हो आप। अब इन ताजा फल से आपको सूखे फल बनाने हैं, तो ताजा फल से कितने सूखे फल बनेंगे? तो अब आप देखिए ताजा फल से आपको कौन से फल बनाने हैं, सूखे फल बनाने हैं। अब सूखे फल कौन से होंगे, जब पानी उड़ेगा, पानी उड़ेगा ताजा फल में से, जब पानी उड़ जाएगा वाटर मतलब वो ड्राई होंगे तो वाटर के परसेंटेज कम होगा। तो यहाँ पर देखिए सॉलिड पार्ट हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि पानी की मात्रा कम होगी, ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो अब देखिए सूखे फल में जो आपको पता है पानी का परसेंट तो 20 होगा, लेकिन ये सूखने वाला परसेंटेज कितना है, सूखे फल में पानी का परसेंट 20 है, लेकिन बाकी वाला पार्ट कितना, 80%। मतलब ये वाला पार्ट चाहे ताजा फल हो चाहे सूखा फल हो, इन दोनों में ये बराबर होंगे, क्योंकि केवल पानी तो उड़ेगा। 32 kg जो है सॉलिड पार्ट है, ये हमेशा फिक्स रहेगा, और सूखे फल में इसका परसेंटेज कितना, 80। तो आप देखिए 80% किसके बराबर हो जाएगा, 32 के। तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा, 32/80 के। और सूखा जो फल है टोटल 100% किसके बराबर होगा, 32/80 मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर लो। 0 से 0 कट गया, 8 से ये 4 टाइम, और 4 इंटू 10 ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 100 किलो ताजा फल से सूखे फल कितने होंगे, 40 किलो, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि जो 100 किलो है उसमें 32 kg सॉलिड पार्ट है, तो सॉलिड पार्ट तो चाहे ताजा फल हो चाहे सूखा फल हो उसमें सेम रहेगा। मतलब 100 किलो का जो 32% है, या आप ऐसे भी कह सकते हो, मैं आपको एक बहुत ही इजी, 100 किलो का जो 32% भाग है, वही सूखे फल में x किलो मान लूं, उसका 80% आपस में क्या होंगे, बराबर। क्योंकि ये सॉलिड पार्ट चाहे ताजा फल हो चाहे सूखा फल, उन दोनों में आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा। क्योंकि 100 का जो 32% है वही x का 80%, और ये x क्या है, सूखा फल। 100 से 100 कट गया, 0 से 1 0 कट गया, 8 से 4 बार कट गया, और 10 इंटू 4 40। तो बताओ 100 किलो ताजा फल से कितने सूखे फल बना सकते हो आप, 40 किलो सूखे फल बना सकते हो। आई होप यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा। एक बार आप ये क्वेश्चन ट्राई करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग, और रिपीट होता है। देखो मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, और जिसके आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। एक बार आप ट्राई करें, इसको कोशिश करें एक बार, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो, आयकर मतलब इनकम टैक्स, आयकर में 19% की वृद्धि हो रही है, तो यथार्थ आय में 1% की कमी हो जाती है। आपको पता है जब टैक्स बढ़ता है ना, तो जो हमारे एक तरह से इनकम, नेट इनकम नहीं, नेट इनकम तो क्या होती है, देखो नेट इनकम जो होती है उसका कुछ भाग हम टैक्स दे देते हैं, और रिमेनिंग पार्ट हम क्या करते हैं, घर लेके जाते हैं। अब देखो टैक्स जितना बढ़ता है ना, इनकम उतनी घटती है। जैसे मान लो आप 1 लाख कमा रहे हो, और 1 लाख का अभी आप टैक्स 10,000 दे रहे हो, तो यहां पर आपकी इनकम कितनी होगी, 90,000। अब मान लो टैक्स आप 15,000 दोगे, तो आपकी इनकम कितनी होगी, 85,000। तो अगर टैक्स 5,000 बढ़ा ना, तो इनकम भी 5,000 कम हो जाएगी। अगर टैक्स 5,000 बढ़ रहा है तो इनकम भी 5,000 कम हो जाएगी। ऐसा नहीं परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं कि सर अगर टैक्स जो है 5% बढ़ गया तो इनकम भी 5% घट जाएगी, क्या, नहीं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। क्योंकि टैक्स जैसे यहाँ पर देखो 10,000 से कितना हो गया, 15,000, तो आप देख सकते हो 50% बढ़ रहा है, क्योंकि 5,000 बढ़ गया टैक्स, 10,000 पर 5,000 की वृद्धि, मतलब 50% का इंक्रीमेंट।
और यहाँ पर 5,000 की कमी, तो ये 5,000 की कमी किस पे हो रही है? 90,000 पर। और 5,000 90,000 का कितना प्रतिशत होता है? 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 4 5 बाय 9%। मतलब जब टैक्स 50% बढ़ा ना, तो इनकम 5 से ही 5/9% घट गई। समझ में आया? तो अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, तो आप देखिए आयकर अगर आप एक तरह से x मान लो और आय आप y मान लो, और इन दोनों का योग टोटल इनकम है, तो आप देखिए x का जो 19% बढ़ेगा वही y का 1% कम होगा। समझ में आया ये बात? टैक्स का जो 19% बढ़ा और वो आय का 1% घटा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि टैक्स जितना बढ़ेगा इनकम उतनी घटेगी। तो जो टैक्स पहले था उसका 19% टैक्स बढ़ गया और इनकम 1% घट गई, मतलब टैक्स का 19% और इनकम का 1% आपस में बराबर होगा, क्योंकि जितना 19% बढ़ रहा है तो ये 1% घट रहा है, तो इधर जो बढ़ेगा और इधर जो घटेगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट, ये इधर डिवाइड कर देंगे और ये इधर डिवाइड कर देंगे, तो x अपॉन वाई बराबर 1/19 हो जाएगा। 1/19 का मतलब समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर एक तरह से ये x और y का रेशियो आ गया 1:19, 1:9, 119। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर वो टोटल एक तरह से 20 रुपए कमा रहा है तो उसमें से 1 रुपए टैक्स देगा, तो 19 रुपए वो घर लेके जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि टैक्स की रेट कितनी है, आयकर की दर कितनी है। तो देखो वो 1 रुपया टैक्स दे रहा है कितने रुपए पर? 20 पर, और 1 रुपए का टैक्स 20 पर, तो आयकर की जो रेट है बताओ वो कितने परसेंट हो गई? 5% जो है वो आयकर की रेट हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया आप सभी को? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सभी, देखो एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। मतलब पाकिस्तान और भारत की जो मैच है उनमें 60% जीतता है। वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में, मतलब ओडिया वनडे क्रिकेट जो होता है, तो वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए, तो उनकी सफलता की दर घटकर 30% हो गई। देखो पहले उनकी सफलता की दर कितनी है? 60%, और अगले 30 मैच वो पूरे हार गए। पाकिस्तान अगले 30 मैच क्या गया? लगातार हार गया। अगले 30 मैच में से एक भी मैच नहीं जीता। तो अब जो टोटल उनकी सफलता की दर है वह अब टोटल कितनी हो गई? 30% हो गई। तो दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या बताइए। या तो आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो। देखो ऑप्शन से कैसे ट्राई कर सकते हो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। अगर मान लो पहले वो x मैच खेले थे, उन x मैच में से पाकिस्तान 60% जीता। अगले 30% मैचों में से पाकिस्तान अगले 30% नहीं, अगले 30 मैचों में से पाकिस्तान एक भी नहीं जीता, मतलब उसके जीतने का प्रतिशत कितना हो गया? 0%। और अब टोटल जो मैच है, टोटल मैच मतलब x प्लस 30 हो गए। पहले देखो x का 60% उसने जीता था, फिर 30 का उसने 0% जीता। अब कुल मिलाकर x प्लस 30 का उसने कितना परसेंट जीता? x प्लस 30 का वह कितना जीत रहा है? 30% जीत रहा है, मतलब टोटल का 30% हो गया। तो आप देखिए 100 एलसीएम आ गया, इस 100 से कट जाएगा, यहाँ से 60 इंटू एक्स 60x हो जाएगा, और 30 इंटू 0 0 हो जाएगा, और ये 30 इंटू एक्स 30x, और 30 दिया 90 हो जाएगा, मतलब 900 हो जाएगा। 30 इंटू 30 900, ये इधर आके माइनस 60x माइनस 30x, तो 30x हो जाएगा, और 30x बराबर 900, 30 का भाग देंगे तो यहाँ पर ये आपके पास 30 हो जाएगा। मतलब पहले वह 30 मैच खेले थे और 30 मैच अब खेले, तो 30 और 30 टोटल कितने मैच खेले उसने? 60 मैच खेले। आप देखिए इसको आप एक एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो। पहले उसने 60% मैच जीते थे, अगले 30 मैचों में वह एक भी नहीं जीत रहा, मतलब 0% मैच जीत रहा है, और कुल मिलाकर 30% उसने मैच जीते। 30 माइनस 0 इधर आ जाएगा 30%, 60 माइनस 30 इधर आ जाएगा 30%। 30% 30% कट गया, मतलब इन दोनों का रेशियो कितना है? 1:1। मतलब पहले अगर एक मैच खेल रहे थे तो अब भी कितने मैच खेल रहे हैं? एक मैच ही खेल रहे हैं। पहले अगर एक मैच खेल रहे थे तो अब भी एक मैच, मतलब पहले खेले गए मैचों और अब खेले गए मैचों की संख्या का अनुपात 1:1 है। तो
तो आप देखिए अब कितने मैच खेले हैं 30, तो पहले भी कितने खेलेंगे 30, तभी तो 30:30 मतलब 1:1 हो जाएगा। तो टोटल मैच कितने हो गए 30 और 30 कितने हो जाएंगे 60 मैच हो जाएंगे। बताओ आपको अच्छे समझ में आ गई? बेसिक क्वेश्चन था नहीं, कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं था, आपको पता है बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। किसी सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई। देखो यहां पे देखिए आप, सीटों की जो संख्या है, सीटों की संख्या, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई 25% की वृद्धि हो गई प्रत्येक टिकट के मूल्य में। और टिकट का जो मूल्य है, टिकट का मूल्य वह 10%, टिकट का मूल्य भी 10% बढ़ गया। तो इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप सिनेमा हॉल से प्राप्त होने वाली आय में कितनी वृद्धि हुई। देखो आय, आय मतलब इनकम। किसी भी सिनेमा हॉल की इनकम किस पे डिपेंड करती है, सीटों की संख्या इनटू टिकट का मूल्य, इनटू टिकट का मूल्य। अब जैसे 100 सीट है और एक टिकट का मूल्य 200 रुपए है, तो इनकम कितनी होगी 100 × 200 20,000। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन को करने का एक बेस्ट वे बता रहा हूं। सीटों की संख्या, सीटों की संख्या 25% बढ़ गई। 25% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/4, मतलब पहले सीटें अगर 4 थी तो अब सीट 4 और 1 कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ रही है। टिकट का मूल्य 10% बढ़ गया। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब पहले टिकट अगर 10 रुपए था तो अब 10 और 1 11 रुपए हो गया। तो ये 5 से कितनी बार 2 बार, तो ये हो गया 11/4 2 8, 11/8। मतलब ये पहले वाली इनकम है, ये एक तरह से इनिशियल इनकम को इंडिकेट कर रहा है, और ये एक तरह से फाइनल इनकम को इंडिकेट कर रहा है। ये कौन सी इनकम को इंडिकेट कर रहा है, फाइनल इनकम। इनिशियल इनकम और फाइनल इनकम। इनिशियल इनकम अगर 8 है और फाइनल इनकम अगर 11 है, तो 8 से 11 हो गया, तो आप देखिए इनकम कितनी बढ़ गई 3। और ये 3 का इंक्रीमेंट किस पे हो रहा है, इंक्रीमेंट। जब भी आपको ये निकालना हो ना कि वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ, तो सबसे पहले आप निकालना वृद्धि कितनी हुई अपॉन उसकी प्रारंभिक मान कितना था, इनिशियल वैल्यू कितनी थी, और इनटू 100। ऐसे ही अगर आपको कमी का प्रतिशत निकालना है तो कमी कितनी हुई अपॉन उसकी प्रारंभिक मान मल्टीप्लाई बाय 100। देखो 3 की वृद्धि हो रही है, प्रारंभिक मान 8 है, मल्टीप्लाई बाय 100। और वैसे आप ध्यान रखना 1/8, 1/8 का परसेंटेज जो होती है, इस फ्रैक्शन का परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 12.5% आता है। या 3/8 है तो 12.5% का 3 गुना, और वो 37.5% होगा, जिसको हम 37.5% लिख सकते हैं। नहीं तो आप सॉल्व कर लो यार, यहाँ से 4 से 2 टाइम और 4 से 25, 25 × 3 75, और 75 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 37.5% हो जाएगी। और 37.5% की क्या हो रही है, इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% वोट मिले। कुल मतों के 2%, उसमें से कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। देखो जो टोटल वोट है, मान लो टोटल वोट्स, मैंने आपको क्या बोला है, हम 100 यूनिट मान लेते हैं। टोटल वोट का 2% अवैध, तो टोटल अवैध का मतलब इनवैलिड। टोटल जो वोट है उसका 2% अवैध घोषित हो गया। 100 यूनिट का 2%, और 100 यूनिट का अगर आप 2% निकालोगे तो 2 यूनिट इनवैलिड हो गए, तो बच्चे कितने, 100 में से 2 गए तो बच्चे कितने, 98 यूनिट। और एक उम्मीदवार को जो ये 98 यूनिट वोट है, टोटल वैध मतों का 55% मिल रहा है। तो वैध मतों का 55% एक जने को मिल रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, यदि कुल मतदाताओं की संख्या, तो फिर तो टेंशन ही नहीं है हमें, टोटल वोट ऑलरेडी गिवन है, फिर हम क्यों करें, फिर हमें मानने की दिक्कत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वोट आपको दिया है 1,04,000। 1,04,000 का 2% जो है क्या हो गए, इनवैलिड, अवैध हो गए। तो 1,04,000 का 2% अवैध हो गए, तो 1,04,000 का 2% हटा दो तो बताओ कितना बचा, 1,04,000 का 98%। और ये कौन से वोट कहलाएंगे, ये कहलाएंगे वैलिड वोट्स। इन्हें कौन से वोट कहेंगे, हम वैलिड वोट्स कहेंगे। 1,04,000 का 98% ये कहलाएंगे वैलिड वोट्स, इन्हें हम कहेंगे वैलिड वोट्स। अब देखिए
मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व तो हम कर सकते हैं, लेकिन अब आप देखिए जीतने वाले उम्मीदवार को या फिर एक उम्मीदवार को वैलिड वोट्स का 55% मिला है, तो ये बोल रहा है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, मतलब ये बात कर रहा है इसी की। तो 1,04,000 का 98% ये वैलिड वोट है और इसका 55% एक उम्मीदवार को मिल रहा है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए कैसे, 1,04,000 इंटू 98, परसेंटेज का नीचे 100 और उसका 55% मतलब 55/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 5 से 11 बार और 5 से 2 बार कट गया, 2 से कितनी बार कट गया 49। तो अब आपके पास 104 इंटू 49 इंटू 11। अब आप यहां से क्या करिए, जरूरी नहीं कि आप देखो पूरा, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे मैं क्या करता हूँ 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 1 36, मतलब यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन अब हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो अब देखिए आप इसको गुणा कर लीजिए, अगर आप गुणा करते हो तो 49 को 4 से गुणा करोगे तो 49 इंटू 4 196 का 6 19, 49 इंटू 0 49 प्लस 19 तो ये 68 हो जाएगा और 68 का 6 आ जाएगा आपके पास, 49 बन जाए 49 और 6 55 हो जाएगा। अब 5586 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 6 66 का 6, देन आपके पास 11 8 88 और 6, कुछ मिस्टेक हो गई है, एक बार चेक कर लेते हैं अगेन हम, यहाँ पर गलती हुई, सॉरी यहाँ गलती हो गई हमारे पास, आई थिंक यहाँ मिस्टेक हुई। 49 इंटू 4 196 का 6 19, 49 इंटू 0 0 होता है, 49 इंटू 0 ये गलती हो गई, 49 इंटू 0 कितना होगा 0 और 0 प्लस 19 19 तो 19 का 9 और ये 1 आ जाएगा, 49 इंटू 1 49 प्लस 1 50 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 6 66 का 6, देन 11 इंटू 99 और 6 105 का 5, देन 10, 11 इंटू 0 0 प्लस 10 10 का 0 1 और 11 इंटू 5 55 और 1 56, तो 56056 ये वोट उसको मिले, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन इजी है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। अब आगे देखिए, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है, हर साल 1/8 भाग बढ़ता है। यदि अब उसकी पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है तो 2.5 साल में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। देखो अभी ये कितने का है 8 मीटर का, तो 1 साल बाद कितना होगा, इस 8 का 1/8 बढ़ेगा। 1/8 बढ़ने का मतलब पहले 8 था तो अब 8 एक 9, 9/8 हो जाएगा। फिर वही पहले 8 था तो अगले साल 8 एक 9, 9/8 मतलब 1/8 का बढ़ने का मतलब 9/8 हो जाएगा। अब ये तो देखो ये पहले साल के बाद, ये दूसरे साल के बाद, लेकिन ये 2.5 साल बाद की बात कर रहा है। अब देखिए ये 1/8 की जो वृद्धि है ना 1 साल में हो रही है। 1 साल का अगर जैसे 1 साल का इंक्रीमेंट 1/8 है तो आधे साल का इंक्रीमेंट क्या होगा, 1/8 को आधे से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे तुम्हारी इनकम 1 साल में 10% बढ़ती है, अगर 1 साल में आपकी इनकम 10% इंक्रीज हो रही है तो आधे साल में कितनी बढ़ेगी 5%। तो वही देखो हर साल कितनी बढ़ रही है 1/8, तो आधे साल की बात कर रहा तो 1/8 का आधा काल निकाल लेंगे और 1/8 का अगर हम आधा निकालेंगे तो 1 एकम 1 और 8 दूनी 16, तो ये 1/16 हो जाएगा। वेट अ सेकंड, यहाँ तक समझ में आएगा, देखो आप एक बार, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो एक बार मुझे बता दीजिए आप, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो। अब देखिए 1 साल में अगर 1/8 की वृद्धि हो रही है तो आधे साल में कितनी की वृद्धि होगी, 1/8 का आधा करना होगा, मतलब 1/16 की वृद्धि होगी। देखो 1/8 का हाफ 1/16 होता है, ये आप ध्यान रख लेना। तो 1/8 का आधा बढ़ रहा है तो 1/16 मतलब 1/8 का आधा करना है, क्योंकि हाफ, अगर यहाँ 2 सही 3/4 वर्ष होते तो फिर मैं क्या करता 1/8 का 3/4 से मल्टीप्लाई करता, तो फिर ये 3/32 की वृद्धि होती। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 8 इंटू 9/8, क्योंकि 8 पर 1 का इंक्रीमेंट तो 8 और 1 9/8, फिर अगले साल भी 9/8, फिर आधे साल की बात कर रहा तो 1/16 की वृद्धि, मतलब 16 है तो 16 और 1 17, 8 से ये 8 कट जाएगा, 9 इंटू 9 81 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 16, 17 एकम 17 और ये 1 हो जाएगा। 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 और 1 137, 16 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, 16 8 128, रिमाइंडर 9, 16 6 96, रिमाइंडर 1, तो पॉइंट लगाया तो फिर भी डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगाएंगे 100, 16 6
और फिर रिमाइंडर कितना आएगा 4, 16 टू और 16 5 जा, तो 86.0625 हो जाएगा। यहां तक एक बार देखिए, आपको कोई डाउट लग रहा है तो 86 नहीं, कुछ हमारे से मिस्टेक हुई है यहाँ पर। हाँ, नीचे 16 8 128 है ना, तो हाँ इसमें 8 का और भाग देना पड़ेगा अभी। यस यस, 8 का और भाग देंगे तो 8 से 10 बार 80, क्योंकि एक और 8 है ना यहाँ पर, और फिर 6 बचा, तो 6 बचा तो 8 2 56 बचा 4, 8 2 5 40 बचा 6, 8 2 56 बचा 6, 8 8 64। अब आप देखिए ये 5 या 5 से ग्रेटर है तो इसको हटा देंगे, तो इससे पहले वाले को 1 बढ़ा देंगे। ये 5 या 5 से ग्रेटर है तो इसको हटा देंगे और इससे पहले वाले को 1 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 10.76 मीटर हो जाएगी। अब स्टार्टिंग में इसमें बोल रहा है कितनी वृद्धि हुई, स्टार्टिंग में 8 मीटर थी, स्टार्टिंग में ये 8 मीटर थी, अब हाइट कितनी हो गई 10.76 मीटर, तो बताओ कितने की वृद्धि हुई, 2.76 मीटर की वृद्धि हो जाएगी, 2.76 मीटर की वृद्धि। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। नेक्स्ट देखिए, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, टोटल जो बॉयज है ना, टोटल बॉयज आपको दिए हुए हैं, टोटल बॉयज, और टोटल जो बॉयज हैं वो 600 हैं। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलता है। मतलब 600 जो बॉयज हैं उनमें से या तो वो हॉकी खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे या दोनों खेलेंगे। एक भी लड़का ऐसा नहीं है जो कोई सा भी गेम नहीं खेलता हो। 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, 75% जो है ना हॉकी खेल रहे हैं, और 45% जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं, 45% जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो कितने विद्यार्थी दोनों गेम खेलते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक बेस्ट वे बता रहा हूं, या तो आप इसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ये 600 अपने आप में 100% है, और इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि 100% बच्चे जो है ना कोई ना कोई गेम खेलते ही है। तो आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से करना है, या तो आप इसका वेन डायग्राम बना के कर लीजिए। देखिए ये हॉकी खेलने वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फुटबॉल खेलने वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों खेलने वाले को, या दोनों खेलने वाले नहीं दिए हैं तो हम दोनों खेलने वालों का परसेंटेज x अज्यूम कर लेते हैं। हॉकी खेलने वाले टोटल कितने 75%। अब ये दोनों खेलने वाले हॉकी में भी आ रहे हैं और फुटबॉल में भी आ रहे हैं, तो 75% में से x% यहां पर है, तो बचे कितने 75 माइनस का x। ऐसे ही फुटबॉल खेलने वाले टोटल जो हैं वो कितने 45%, उसमें से x यहाँ है तो बचे कितने 45 माइनस का x। अगर मैं आपसे पूछूं ओनली हॉकी खेलने वाले कितने, तो 75 माइनस एक्स, ओनली फुटबॉल खेलने वाले कितने, तो 45 माइनस एक्स, और दोनों खेलने वाले कितने, तो एक्स। अगर आप देखो ओनली ओनली हॉकी खेलने वाले, ओनली फुटबॉल खेलने वाले और दोनों खेलने वाले, अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो वो टोटल 100% के बराबर होगा, क्योंकि 100% में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ना तो हॉकी खेलता हो ना फुटबॉल खेलता हो। माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, 75 प्लस 45 120 माइनस का x इज इक्वल टू 100, ये इधर आके माइनस और ये इधर आके प्लस, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20%। ये 20% किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 20% उनको रिप्रेजेंट करता है जो दोनों खेलते हैं, बोथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं अगर दोनों खेलने वाले 20% है तो ओनली हॉकी वाले कितने होंगे 75 माइनस 20, तो ये हो जाएंगे 55%। ओनली फुटबॉल खेलने वाले 45 माइनस 20 और ये 25%। तो अब आप ध्यान से देखिएगा एक बार, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि दोनों खेल खेलते हैं उनकी संख्या कितनी है, 600 है टोटल, और उसका 20% दोनों गेम खेलते हैं, तो 20% निकाल लो, 600 इंटू 20 बाय 100, तो ये हो जाएगा 120। अब इसको आप एक जो है एक सेट्स मतलब समूह का एक फॉर्मूला भी होता है उससे भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक होता है n नंबर जो है n, a यूनियन b इज इक्वल टू नंबर इन a प्लस नंबर इन b माइनस नंबर इन a इंटरसेक्शन b। अब देखिए यहां पर हम लिखते हैं a हम हॉकी को मान लेते हैं, b फुटबॉल को मान लेते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है टोटल कितने खेलने वाले हैं, तो टोटल खेलने वाले यहाँ 100% है। हॉकी खेलने वाले कितने 75%, फुटबॉल खेलने वाले कितने 45%, और ये इंटरसेक्शन जो है ना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन जो दोनों खेलते हैं, उसकी वैल्यू x हो जाएगी। 100 इज इक्वल टू 75 प्लस 45 120,
और ये रखे माइनस और ये रखे प्लस, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी 20%, क्योंकि हमने ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग करा है। तो 20% ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, और 600 का अगर आप 20% निकालोगे तो वो कितना आएगा 120 ही आएगा। समझ में आया आप सभी को? हाँ या ना एक बार आप मुझे कंफर्म कर दीजिए और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये क्लास, अच्छे से बताइएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई, आयत आप जानते हो रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आयत की जो लेंथ है लंबाई उसमें 20% की वृद्धि कर देते हैं और चौड़ाई में 20% की कमी कर देते हैं, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका जो एरिया होता है वह लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो जब भी ये एरिया वाला क्वेश्चन आए या वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो लंबाई 20% बढ़ रही है, 20% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/5 होता है, 20% का मतलब 20/100, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो देखो लंबाई जो है पहले अगर 5 थी तो अब 5 और 1 कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि लंबाई में वृद्धि हो रही है, और चौड़ाई में 20% कमी, 20% का मतलब 1/5, तो ये 5 जो है पहले को डिनोट करता है, तो अब कितनी हो जाएगी 5 में से 1 गया 4, तो 6 इंटू 4 24 और 5 इंटू 5 25, ये जो है इनिशियल एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, और ये फाइनल एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए पहले एरिया कितना था 25, अब एरिया कितना है 24, तो बताओ एरिया कितना कम, एरिया डिक्रीज हो रहा है, एरिया डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब कमी हो रही है, और एरिया में कितनी कमी हो गई 1 की, और प्रारंभिक मान कितना है 25, क्योंकि मैंने आपको बताया कमी का प्रतिशत निकालना, आपको कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो 1 की कमी हो रही है 25 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, और 25 से 4 बार, तो बताओ कितने परसेंट की कमी हो गई, टोटल 4% की कमी हो गई। तो बताओ एरिया में कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ, 4% का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस लग रहे होंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गोले की त्रिज्या, गोला, गोला मतलब स्फीयर, आप सभी जानते होंगे, और ये 3D ऑब्जेक्ट होता है, 3D मतलब 3 डायमेंशनल, गोले की त्रिज्या में 50% की कमी हो गई, ओके ठीक है, तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पता है इसका टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², गोले का टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है। अगर इसका वॉल्यूम बोलते कि वॉल्यूम मतलब आयतन, और वो होता है 4/3 πr³ 4/3 πr³। अब देखिए त्रिज्या 50% की कमी हो रही है, तो ये पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी। तो आप देखिए ये 4 पाई तो कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलता, ये हमेशा स्थिर रहता है। बदलता क्या है, आर रेडियस, आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर, तो यहाँ भी देखो आर 2 बार चेंज होगी। तो 50% की कमी, 50% की कमी, 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं, मतलब पहले त्रिज्या 2 थी तो अब 2 से 1 कम, तो कितनी बची 1, ऐसे ये 1/2 2 टाइम्स आएगा, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4, मतलब पहले एरिया टोटल सरफेस एरिया 4 था, तो अब टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 1, तो बताओ डिक्रीज हो रहा है ना, कितना कम हो रहा है, 3 की कमी हो रही है, किस पर 4 पर, और इंटू 100, तो बताओ यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 से 25 बार और 25 दिया 75, बताओ यहाँ पर टोटल कितने परसेंट की कमी हुई, 75% की। और अगर हमें ये पूछता ना कि उसकी वॉल्यूम में कितने की कमी हुई, वॉल्यूम, तो 4π/3, ये तो हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए कांस्टेंट है, r³ 3 बार है, r इंटू आर इंटू आर, 50% कमी, मतलब पहले अगर 2 थी त्रिज्या मतलब रेडियस, तो अब 2 से कम 1 कम हो गई तो 1 बची, तो ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये 1 और 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8, 1/8 हो गया। मतलब पहले अगर आयतन 8 था तो आयतन 8 से 1 कम कितना हो जाएगा 7, 7/8, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। कितने की कमी हुई वॉल्यूम में, 7 की कमी, किस पर 8 पर, 7/8 इंटू 100, अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ से 4 से 2 टाइम और 4 से 25, 25 इंटू 7 175 में अगर आप 2 का डिवाइड करोगे तो 2 8 16, रिमाइंडर 1, 2 7 14, रिमाइंडर 1, 2 5 तो 87.5% की क्या हुई, डिक्रीमेंट हुआ, और किसमें, वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हुआ। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसी अकॉर्डिंग करना है। मैंने आपको हर एक का वे बता दिया। एक सक्सेसिव मेथड फॉर्मूला भी होता है, उससे भी कर सकते हो, बट वो ओनली टू वैल्यू जब प्रोडक्ट में तभी अप्लाई होता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परिवार के चावल, मछली और खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात। चावल, मछली और खाद्य तेल पर जो खर्च कर रहा है, अगर चावल पे 12 रुपए खर्च कर रहा है तो मछली पे 17 रुपए खर्च करेगा और खाद्य तेल पे 3 रुपए खर्च करेगा। मतलब अभी उसका टोटल खर्चा एक तरह से अगर मान सकते हो तो 12 और 7 29 और 3 32 है एक तरह से। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है। तो परिवार की इन वस्तुओं पे किए जाने वाले कुल व्यय में कितने की वृद्धि हुई। देखो चावल का जो मूल्य एक तरह से 20% बढ़ गया। अगर आप 12 का 20% निकालोगे, क्योंकि पहले 12 रुपए में आ रही चीज वही अब कितने में आएगी, अगर 12 का 20% निकालोगे तो वो 2.4 आएगा। तो 12 प्लस 2.4 मतलब 2.4 की वृद्धि यहाँ हुई एक तरह से। और मछली के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई। 17 का अगर आप 30% कैलकुलेट करोगे तो ये 5.1 होगा। और खाद्य तेल में 50% की वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 3 का 50% निकालोगे तो 1.5। बताओ टोटल कितने की वृद्धि हो गई। 2.4 प्लस 5.1 प्लस 1.5, 5 4 9 और 1 10 का 0 1 2 और 1 3 5 8 और 1 9। तो बताओ टोटल जो खाद्य तेल है 32 से 41 हो गया एक तरह से। तो कितनी टोटल जो खर्चा है उसमें कितने की इंक्रीमेंट होगी। तो देखो 9 रुपए की वृद्धि हो गई, किस पर, 32 पर। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। 4 से 8 बार, 4 से 25 बार, और 25 इंटू 9 225, और 225 में अगर आपका 8 का डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16 बचा 6, 8 बटा 64, 28 सही 1/8% की टोटल खर्चे में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं था, बहुत बेसिक क्वेश्चन। और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते थे। देखो कितना इजी था, सिंपल, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा आप करते जाओ। यस और नो। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है। टोटल जनसंख्या 2,96,000 है। ये टोटल जनसंख्या है। टोटल 1,66,000 पुरुष है। 1,66,000 पुरुष है, ये मेल है, पुरुष। तो 2,96,000 में से 1,66,000 माइनस करो तो 1,30,000, और ये आपके पास क्या बची, फीमेल बची। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। टोटल का 50% एजुकेटेड है। टोटल 2,96,000 का अगर आप 50% निकालोगे, 50% का मतलब होता है आधा, मतलब 2 का डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 8 16, 1,48,000 मतलब शिक्षित है, लिटरेट है। और कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है। इस टोटल का कितना परसेंट शिक्षित है, 70%। अगर 1,66,000 का अगर आप 70% निकालोगे तो 2 0 से 2 0 कट, 1 2 7 छिंग 42 का 2 4, 7 छिंग 42 और 4 46 का 6, 4 7 एकम 7 4 11, 1,16,200। तो टोटल 1,48,000 पढ़े लिखे हैं, उनमें से 1,16,200 तो ओनली मेल हैं। देख लीजिए आप। अब 1,48,000, अब उसने पूछा है स्त्रियों की संख्या कितनी है जो पढ़ी लिखी है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या पूछी है। अब 1,48,000 तो टोटल पढ़े लिखे हैं और 1,16,200 पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो 1,48,000 में से 1,16,200, 1,48,000 में से 1,16,200 आप माइनस कर लीजिए, 0 0, 10 में 2 गया 8, 7 में 6 गया 1, 4 में 6 गया 3, 31,800, और 31,800 फीमेल क्या है, एजुकेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। तो अब जो हमारा इसका पार्ट 4 है ना, उसमें सारे हम एडवांस क्वेश्चन जो भी होंगे वो सारे डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा। मैं सारे टाइप्स ऑलमोस्ट करा चुका हूँ। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करके बताइए। ओके, सो नाउ थैंक यू सो मच।